हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में और इस वीडियो में पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैच कॉस्टिंग पढ़ने से पहले बैच का मीनिंग क्या होता है। बैच मतलब होता है कि कोई भी जॉब के अंदर जो यूनिट्स बन रहे हैं, कौन से यूनिट्स, जो सिमिलर यूनिट्स हों, होमोजेनियस यूनिट्स हों, उनके लोड्स को बैच कहते हैं। और जब हम उस बैच की कॉस्ट निकालते हैं उसे हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइटेड में, बैच कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग and is adjusted in such cases where the cost is ascertained for a collection lot of units known as batch। वही सेम बात आ गई कि जब हम बैच बनाकर किसी चीज़ की कॉस्टिंग करें तो उसे कहते हैं बैच कॉस्टिंग। ये तब भी लगाई जाती है जब हमें पर्टिकुलर एक यूनिट की कॉस्ट निकालने में दिक्कत हो, तब हम बैच की कॉस्ट निकाल लेते हैं और उससे पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है स्पेशल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें, कि जितनी टोटल कॉस्ट है उस बैच की उसको डिवाइड कर दो उस बैच में यूनिट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट 1 लाख है उस बैच की और उस बैच में 10 यूनिट्स है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, ये आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसिस फॉर यूजिंग बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग यूज ही कब की जाती है। नंबर 1, when the job consists of the number of units and it is not economical to ascertain the cost of every unit of the output। वही बात आ गई जो जॉब कोस्टिंग का मेन एम है कि जब हम सिंगल यूनिट की कॉस्ट ना निकाल पाएँ तो हम बैच बना के उसकी कॉस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द कस्टमर एनुअल रिक्वायरमेंट्स इज सप्लाइड इन यूनिफॉर्म क्वांटिटीज़। जब हमारे कस्टमर्स जो हमारे से चीज़ लेते हैं वो यूनिट्स में लेते हो। थर्ड, व्हेन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, टेस्ट, क्वालिटी मैटर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे गारमेंट्स के केस में होता है, जैसे टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, तो उसमें साइजेस आते हैं एल साइज़, एम साइज़ एक्सेट्रा। तो एल साइज़ का एक लोट है, एम साइज़ का एक लोट है, कि जब साइज़ के बेस पे या कलर के बेस पे लोट्स बनने पॉसिबल हों तो उस केस में बैच पोस्टिंग आराम से की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन एन इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इज़ मेड आउट। हाँ, कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उसके सब पार्ट्स बनाने हो तो जॉब कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के केस में उसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, वॉचेस के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, तो उस पार्ट्स की बैच कॉस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट निकलेगी कैसे। हमें पता है, हमने जॉब ऑर्डर वाला चैप्टर भी पढ़ा कि 3 चीज़ें होती हैं जिससे लोड्स जिससे कॉस्ट निकाली जाती हैं। क्या? मटेरियल, मैन एंड ओवरहेड। मटेरियल क्या? नंबर 1, मटेरियल इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन विच इज़ गिवन टू ईच डिपार्टमेंट। हर एक बैच को कितना मटेरियल जा रहा है उसकी कॉस्ट निकाल लो, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद लेबर, लेबर मतलब मैन, लेबर को क्या मिलेगा? मेन वेजेस मिलेंगे। तो वेजेस कैसे निकाली जाएंगे? जो जो लेबरर्स के वेजेस होते हैं वो टाइम बेस्ड निकाले जाते हैं बैच कोस्टिंग के अंदर। बैच कोस्टिंग का जो रेट है और जो टाइम है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उनकी वेजेस निकाल दी जाती हैं। लास्ट पॉइंट इज ओवरहेड्स। दीज आर ऑब्जर्व्ड ऑन सूटेबल बेसिस लाइक परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर रेट एक्सेट्रा। हमें पता ही है कि जनरली 3 टाइप के ओवरहेड होते हैं, सेलिंग, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं? डायरेक्ट लेबर के ऊपर निकाली जाती हैं या लेबर पर आर रेट के ऊपर निकाली जाती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब कोस्टिंग एंड बैच कोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मोस्टली मिल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग तो आपको पता ही है। जॉब कोस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग विच अप्लाई वेयर द वर्क इज़ अंडरटेकन टू परफॉर्म कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब जो हमें कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी, हमने उसके अकॉर्डिंग जॉब डिवाइड कर दी और उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे हम। ऑन द अदर हैंड बैच कोस्टिंग में क्या होता है? ये ऐसी कोस्टिंग है जिसमें हम सिमिलर चीज़ों के बैचेस बनाकर बैचेस की कॉस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट, सेपरेट नंबर और नेम। जो जॉब कोस्टिंग में अ सेपरेट नंबर इज़ गिवन टू ईच जॉब, मतलब हर जॉब को डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहें जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। पर बैच कोस्टिंग में क्या है कि बैच नंबर अलॉट किया जाता है डिफरेंट बैचेस को। एक बैच का नंबर दूसरे बैच से डिफरेंट होगा। थर्ड है नेचर ऑफ वर्क। ईच जॉब इज़ यूनिक एंड वर्क डन इन ईच जॉब इज़ डिफरेंट। जॉब कोस्टिंग में ये लिखा हुआ है कि हर जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट होगा। बैच कोस्टिंग में क्या है कि हर बैच
आपस में डिफरेंट होगा पर बिटवीन सेम होगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया गारमेंट्स की, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में एल साइज़ है, एम साइज़ है, तो एल साइज़ के अंदर जो सारी कलेक्शन होगी वो सेम होगी, एम साइज़ के अंदर कलेक्शन सेम होगी, पर एल बैच और एम बैच आपस में डिफरेंट है। यही मेन डिफरेंस है इसमें नेचर ऑफ वर्क में। कॉस्ट यूनिट, कहते हैं अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, हर जॉब की कॉस्ट निकाली जाएगी, उधर हर बैच की कॉस्ट निकाली जाएगी बैच कॉस्टिंग में। नेक्स्ट कॉस्ट एक्यूमुलेशन, जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट कहाँ पे मेन एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी कॉस्ट कहाँ पे हमें दिखेगी, जॉब में, कि हम कहेंगे जॉब नंबर 1 की कॉस्ट कितनी आई, जॉब नंबर 2 की कॉस्ट कितनी आई, पर बैच कॉस्टिंग में बैच वाइज कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, अब हम ये फॉर्मूलेज हैं कि हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जॉब कॉस्टिंग में कैसे निकालेंगे, जब हम टोटल कॉस्ट जितनी मेरी जॉब की कॉस्ट आई उसको मैं डिवाइड कर लूँ कि कितने मेरे यूनिट्स बने जॉब में। पर बैच कॉस्टिंग में क्या, जैसे हम पहले पढ़ा है कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जितनी बैच की कॉस्ट आई डिवाइड बाय जितने बैच में यूनिट्स बने। नेक्स्ट है यूज्ड इन, जॉब कॉस्टिंग का कौन कौन यूज़ करता है, जॉब कॉस्टिंग प्रिंटिंग प्रेसेस, फर्नीचर मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग वाली चीज़ें यूज़ करती हैं। पर बैच कॉस्टिंग जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी, स्पेयर पार्ट्स, शूज़, गारमेंट शॉप्स, कॉस्मेटिक शॉप्स एक्सेट्रा ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिंग प्रोसीजर, जॉब कॉस्टिंग में अ सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कहते हैं हर जॉब की डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट शीट्स बनती हैं और उसके प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। पर बैच कॉस्टिंग में क्या है, बैच शीट्स बनती हैं और उसके हर बैच के प्रॉफिट और कॉस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एज ईच जॉब इज़ यूनिक इट नीड्स कॉन्टीन्यूस फ्लो, कहते हैं हर जॉब अपने आप में अलग होती है तो हर एक जॉब को डिफरेंट डिफरेंट अटेंशन देनी पड़ती है और फ्लो कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज, मतलब बैच कॉस्टिंग में क्या है, प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फ्लो एज आइटम मैन्युफैक्चर आर डिफरेंट, कहते हैं हर एक बैच में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एल एम बैच में आइटम्स डिफरेंट है तो इस करके फ्लो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता प्रोडक्शन का। मतलब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का यही मतलब है कि कैसे मार्केट में वो चीज़ आए, मतलब प्रोडक्शन से बाहर आए। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का पर्पस क्या है जॉब कॉस्टिंग में, कि कस्टमर की नीड को पूरा करना, पर बैच कॉस्टिंग में क्या है कि बैचेस को मैन्युफैक्चर करके या उसको सेल के लिए या अपनी फर्म में यूज़ भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था बैच कॉस्टिंग में कि जैसे अगर हमने किसी चीज़ के, जैसे मेन चीज़ है हमारी वॉच के लिए डिफरेंट सब पार्ट्स बनाने हैं तो उसमें बैच कॉस्टिंग यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग में एक जॉब की कॉस्ट दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और बैच कॉस्टिंग में भी एक बैच की कॉस्ट दूसरे बैच में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। व्हेन कॉस्ट कंप्यूटेड, कॉस्ट कब निकाली जाएगी, जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट आर कंप्यूटेड व्हेन द जॉब इज कंप्लीट, जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो जॉब असर्टेन कर ली जाएगी। बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट आर कंप्यूटेड व्हेन बैच इज कंप्लीट, बैच कॉस्टिंग केस में जब बैच कंप्लीट हो जाएगा तो बैच की कॉस्ट निकाल दी जाएगी। मैनेजरियल कंट्रोल, नेक्स्ट एंड द लास्ट, मैनेजरियल कॉस्ट इन जॉब कॉस्टिंग, managerial cost is difficult as each job is different and requires degree of skills, कहते हैं हर एक माइन्यूट सी चीज़ निकालना, माइन्यूट कॉस्ट का कंट्रोल करना डिफरेंट है क्योंकि हर जॉब दूसरी से डिफरेंट है। बैच कॉस्टिंग में मैनेजरियल कंट्रोल इज साइड डिफिकल्ट एज ईच बैच रिक्वायर डिफरेंट सेटअप, इसमें भी है बट जॉब कॉस्टिंग में ज़्यादा डिफिकल्ट है, बैच कॉस्टिंग में कम डिफिकल्ट है। बैच कॉस्टिंग में यही लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हर बैच एक बैच से डिफरेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।